नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में यहाँ पे हिंदी साहित्य जो कि दृष्टि आईएएस की क्लास नोट्स हैं, ठीक है। विकास दिव्यकीर्ति सर की जो क्लास नोट्स हैं जिन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। पहला वीडियो हमारा आ चुका है और जिसमें हमने उपन्यास के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने जहाँ पे पढ़ा था, ख़त्म किया था, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने ख़त्म किया था प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास का परिचय। ये हमारा क्लास सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। सेवा सदन के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सेवा सदन के बारे में देख लेते हैं। यह प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों में से एक है, जिसमें उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार किया है। बात करें कि इसके केंद्रीय चरित्र सुमन के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि किसी स्त्री के वेश्यावृत्ति अपनाने के पीछे दहेज प्रथा तथा पति द्वारा तिरस्कार पूर्ण व क्रूर व्यवहार जैसे कारण जिम्मेदार होते हैं। स्त्री के सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वह आत्महत्या कर ले या फिर वैश्या बन जाए। इसी के साथ में आप दिव्या भी में भी पढ़ेंगे, तो दिव्या में भी यही सेम चीजें जो है दर्शाया गया है। प्रेमचंद ने तो प्रेमचंद ने इसमें वेश्याओं को समाज की मुख्य धारा में लौटाने के लिए सेवा सदन की स्थापना का विकल्प प्रस्तुत किया है, जो उनके शुरुआती आदर्शवाद से प्रभावित है। वहीं बात करें कि इस उपन्यास में सांप्रदायिकता के प्रश्न पर भी संक्षिप्त चर्चा दिखाई पड़ती है। ये कुछ सेवा सदन के बारे में जो है इन्होंने तथ्य थे, जो कि हमने 4 पॉइंट देख लिए हैं। अगला बात करें कि प्रेमाश्रम के बारे में, तो प्रेमाश्रम के बारे में इनके क्या कथन थे या इनका क्या विचार थे, आइए हम उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्रेमाश्रम की बात करें तो इसकी रचना काल की बात करें तो यह 1918 से 1920 का है। इसमें प्रेमचंद ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया है। वहीं ब्रिटिश शासन ने जनता के शोषण के लिए किस प्रकार जमींदार और साहूकार वर्ग को अपना सहायक बना हुआ था, इसी शोषणकारी संबंध का पर्दाफाश इस उपन्यास में किया गया है। इसके साथ ही इसका नायक प्रेम शंकर नामक युवक है, जो उच्च वर्ग से संबंधित है। उस पर आधुनिक समतावादी विचारों का इतना गहरा असर होता है कि वह किसानों के हित में अपने आर्थिक हित छोड़ देता है और ग्राम सेवा में जीवन व्यतीत करता है। यह समाधान कुछ काल्पनिक प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये जब आप प्रश्न उत्तर में जब अपना यूपीएससी का मेंस लिखेंगे तो उसमें ये लिखने में काफ़ी चीज़ें जो मेन पॉइंट है उसको आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बुक्स हैं, ठीक है। आप इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसके माध्यम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एज यूजुअल अगर आप नॉर्मल एक विद्यार्थी हैं और ज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखना चाहते हैं, तब भी ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि वस्तुतः शुरुआत में प्रेमचंद पर आदर्शवाद का गहरा प्रभाव था, जो इसमें परिलक्षित होता है। वहीं बात करें रंगभूमि की, तो यह 1925 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के साथ भारतीय गांवों की शुरुआती टकराहट को प्रस्तुत किया गया है। क्या है इसमें? पूंजीवाद या महाजनी सभ्यता के साथ भारतीय गांवों की शुरुआती टकराहट को प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही में इसमें विदेशी पूंजीवाद के साथ स्वदेशी पूंजीवाद के आंतरिक शोषण धर्मी चरित्र का खुलासा किया गया है। इसका नायक सूरदास गांधीवादी मूल्यों का प्रतिनिधि है, जो औद्योगिकीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ता है, अपने मानवीय अधिकारों और सत्य के लिए सर्वस्व न्यौछावर करता है। तो कह सकते हैं कि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं गांधीवाद का जो है विचार प्रेमचंद पर अधिक मात्रा में था, और ये आदर्शवाद जो है रचनाएं भी करते थे। और यही जब आप गोदान पढ़ते हैं तो गोदान में आदर्शवाद हट करके वहां पे यथार्थवाद आ जाता है। लेकिन लास्ट में जब होरी की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं उसमें बताया जाता है कई समीक्षकों के माध्यम से कि उसमें भी आदर्शवाद लास्ट में हावी हो जाता है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे ध्यान देंगे। वहीं बात करें तो भरत सिंह, विनय और महेंद्र कुमार तीनों सामंती चरित्र हैं और तीनों ही स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद ने स्वाधीनता संग्राम के वर्गीय चरित्र का प्रश्न उठाया है। सुभागी के माध्यम से नारी दमन को प्रस्तुत किया गया है, तो सोफिया के माध्यम से नारी के महान आदर्श को, ठीक है। आदर्शवादी रचनाएं उसमें बहुत करते थे, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है, करबला, निर्बला। जब आप ये पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, साफ साफ आदर्शवाद का झलक दिखाई पड़ती है।
वहीं बात किया जाए कि रंगभूमि को कुछ आलोचकों ने महाकाव्यात्मक उपन्यास का दर्जा भी दिया है। वहीं बात करें कायाकल्प की, तो यह 1926 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। इसमें मूलतः सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया गया है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि दोनों धर्मों के कुछ स्वार्थी लोग सांप्रदायिक दंगों की आड़ में कैसे अपने सांसारिक हित साधते हैं। उन्होंने हिंदुओं के इस मनोवृत्ति पर भी चोट मारा है कि किसी मुसलमान द्वारा अपहृत अपनी ही बेटी को अशुद्ध मानकर वापिस न स्वीकार किया जाना। ठीक है, इन सब चीज़ों को जो समाज में उस समय व्याप्त बुराइयां थी, उसको जो है कायाकल्प के माध्यम से प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यास में दर्शाया है। ये बात करते हैं इसके अन्य पहलुओं की। तो अगले पहलू हमारा है तीसरा पॉइंट कि इस उपन्यास का नायक चक्रधर है, जो समाज सेवक बनना चाहता है। उसे जमींदार की लड़की मनोरमा से प्रेम होता है, किंतु दोनों का विवाह नहीं हो पाता। बाद में वह सारी परंपराओं को ठोकर मारते हुए एक मुस्लिम परिवार की विधवा से शादी करता है। इसके समानांतर एक कथा पुनर्जन्म की भी चलती रहती है, जिसने इस उपन्यास को कमजोर बना दिया है। ठीक है, तो पैरेलल कहानी अगर आप लेके चल रहे हैं तो कई क्या होता है कि कई बार पैरेलल कहानियां मतलब दो कहानियां एक साथ एक उपन्यास में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कई लेखक कई कहानियों को पैरेलली एक ही कहानी में एक ही उपन्यास में लेके चलते हैं। तो अगर लेखक जो है, क्योंकि वो स्टार्टिंग था, आदर्शवाद उन पे छाया हुआ था, वो दो कहानियों को जो है समांतर लेके चलने के बाद भी इसी की वजह से जो है ये कमजोर कथानक माना जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी देखा था पहले वीडियो में कथानक कमजोर क्यों होता है। अरे निर्मला की बात कर लेते हैं। तो निर्मला 1927 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। बात किया जाए कि उदय भानु लाल नामक व्यक्ति अपनी बेटी निर्मला की शादी अच्छे परिवार में करना चाहता है, किंतु उसकी आकस्मिक मृत्यु के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और निर्मला की शादी 3 बच्चों के बूढ़े बाप तोताराम से हो जाती है। यह शादी सफल नहीं हो पाती और तोताराम के बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला में प्रेम की भावना पनपती है और बाप और बेटे में ईर्ष्या पैदा होती है। बेटे उदंड हो जाते हैं और गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, निर्मला में क्या दिखाया गया है कि प्राण विवाह को दिखाया गया है। प्राण विवाह नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि जब बाप काफी बूढ़े हो चुके थे, इन्होंने सब, इनके बाप का नाम था तोताराम, ठीक है, और इनका बेटा था मनसाराम। तो तोताराम ने काफी उम्र दराज जब वो थे तब वो शादी किए, लेकिन निर्मला जो थी, निर्मला क्या थी, वो नवयुवती थी। तो मनसाराम जो कि तोताराम का बेटा था, तो मनसाराम और निर्मला के बीच में प्रेम संबंधों को दिखाया गया है कि किस तरीके से शादी संबंध जो है समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, व्याप्त बुराइयां इन द सेंस कि कहा गया है कि अगर आप उम्र दराज होने के बाद यानी एक बड़ी उम्र में शादी करते हैं तो किस तरीके से समाज जो है, परिवार जो है विखंडित हो जाता है, उसी चीज को दिखाया गया है। अब देखिए, प्रेमचंद यही दिखाना चाहते हैं कि अनमेल विवाह परिवार की व्यवस्था के भीतर तहस नहस कर देता है। ठीक है, अनमेल विवाह जो होता है वो परिवार को भीतर से तहस नहस कर देता है। ये बात करते हैं गबन की। प्रेमचंद ने यह उपन्यास 1930 ईस्वी में लिखा था। इसका नायक की बात करें तो रमानाथ मध्यवर्गीय युवकों का प्रतिनिधि है, जिसकी आर्थिक स्थिति तो बहुत मजबूत नहीं है, किंतु आकांक्षाएं ऊंची और रंगीन है। उसकी पत्नी जालपा यद्यपि बहुत अच्छी नारी है, किंतु आभूषणों के प्रति उसका गहरा लगाव है। अब रमानाथ एक बार अपनी पत्नी को गहनों की अभिलाषा पूरी करने के लिए सरकारी विभाग में गबन करता है, किंतु पकड़ा जाता है। गबन मतलब क्या होता करता है, कह सकते हैं आप चोरी करता है, जिसके माध्यम से वो बाद में वो पकड़ा जाता है। अब प्रेमचंद दिखाना चाहते हैं कि अनियंत्रित आकांक्षाएं कैसे व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती है। इस उपन्यास में उच्च वर्ग के चरित्रों की मानसिक हल्कापन भी दिखाया गया है। वहीं मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से यह उपन्यास अगर बात किया जाए तो बेजोड़ है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। वहीं बात करें कर्मभूमि की, तो कर्मभूमि क्या है कि 1932 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, जिसमें कई समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। क्या है, कर्मभूमि 1932 में लिखा गया है और इसमें कई समस्याओं को एक साथ उठाया गया है। इसका नायक अमरकांत समाज सेवक है, जो समाज सेवा के ऊपरी रूपों से होता हुआ बुनियादी स्तर तक पहुंचता है और हरिजन वर्ग की सेवा को अपना लक्ष्य बनाता है। वह जानता है कि हरिजनों की समस्या का समाधान
सामाजिक स्तर पर संभव नहीं है। उसके लिए आर्थिक शोषण से मुक्ति भी जरूरी है। वह महंत के शोषण के विरुद्ध अहिंसक तरीके से लगानबंदी आंदोलन चलाता है। गिरफ्तार होता है किंतु हार नहीं मानता। इसके समानांतर अमरकांत और मुस्लिम लड़की सकीना में प्लेटोनिक प्रेम भी दिखाया गया है, किंतु प्रेमचंद ने उसे ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया क्योंकि आदर्शवाद उस समय हावी था। अब हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाएं इस उपन्यास में भी हैं, किंतु समस्याओं के गहरी समझ के कारण यह उपन्यास परिपक्व स्तर को छू सका है। ठीक है। गोदान की बात किया जाए, जो कि महान उपन्यास है प्रेमचंद जी का, तो गोदान यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है, क्योंकि मंगलसूत्र इसके बाद लिखा और इसके बाद उसी बीच में उनकी मृत्यु हो गई। और इसमें प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तात्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन की महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान पर विशेष चर्चा प्रश्न पत्र 2 के पाठ्यक्रम में किया गया है, तो उसको हम आगे भी प्रश्न पत्र 2 के पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। अब ये देखते हैं हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद का क्या योगदान रहा है, उसको हम देखते हैं। तो प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की परंपरा को कई स्तरों पर संशोधित व परिमार्जित किया है। उनके योगदान को रेखांकित करते हुए प्रायः कहा जाता है कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। इससे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। प्रेमचंद के महत्व या योगदान का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अगर हम करना चाहें तो पहला बिंदु है, प्रेमचंद ने प्रथम परिवर्तन जो है वो उपन्यास के उद्देश्य में किया है। पहले के उपन्यास मुख्यतः मनोरंजन या उपदेश देने को ही उपन्यास का उद्देश्य मानते थे। प्रेमचंद ने जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों की मनोरंजन प्रियता को चुनौती दी। वह दावा किया कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। वे सिर्फ उपदेश देने को भी उपन्यास का उद्देश्य नहीं मानते। उनके अनुसार उपन्यास का उद्देश्य मानव चरित्रों के यथार्थ का निरीक्षण करना व सामाजिक समस्याओं पर चोट करना होना चाहिए। इसी के साथ अगर बात करें कि दूसरा परिवर्तन उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर किया। उन्होंने स्पष्ट माना कि ऐतिहासिक उपन्यासों या तिलस्मी जासूसी उपन्यासों की विषय वस्तु समाज के लिए उपयोगी नहीं है। उन्होंने सामाजिक समस्याओं के केंद्र में रखा। सेवा सदन, जो कि उनका पहला परिपक्व उपन्यास है, वेश्यावृत्ति की समस्या पर गहरा निरीक्षण किया सेवा सदन में। ठीक। निर्मला में वे अनमेल विवाह व विधवा जीवन की समस्याओं को उठाते हैं। ठीक है, किसमें? निर्मला में अनमेल विवाह और विधवा जीवन की समस्या। वहीं गबन में वे बताते हैं कि इच्छाओं को जरूरत से ज़्यादा बढ़ाने पर किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है। ये काफ़ी कंसेप्चुलाइज चीज़ें हैं, आप इसको जो है देख लीजिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड कि कर्मभूमि व प्रेमाश्रम में किसानों की समस्याएं व किसान विद्रोह की झलकियां दिखती है। रंगभूमि में वे दिखाते हैं कि किस प्रकार महाजनी सभ्यता अर्थात पूंजीवादी सभ्यता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती है। इसके नायक सूरदास के माध्यम से वे गांधीवादी आंदोलन की शैली को प्रस्तुत करते हैं। गोदान उनका अंतिम और एकमात्र का महाकाव्यात्मक उपन्यास है जिसमें सारी की सारी समस्याएं एक साथ आ गई हैं। होरी के माध्यम से ऋण की समस्या, झुनिया के माध्यम से वैंधव की समस्या, नोहरी के माध्यम से अनमेल विवाह की समस्या, सोना व रूपा के माध्यम से दहेज की समस्या, सिलिया के माध्यम से दलित की समस्या, थानेदार के माध्यम से रिश्वतखोरी व शोषण की समस्या प्रदर्शित हुई है। अब स्पष्ट है कि प्रेमचंद समाज के वास्तविक जीवन से ही विषय वस्तु उठाते हैं। इसलिए रामविलास शर्मा ने कहा है कि यदि 1916 से 1936 ईस्वी तक का भारतीय इतिहास नष्ट हो जाए तो उसे प्रेमचंद की रचनाओं के आधार पर ज्यादा प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि रामविलास शर्मा ने कहा है कि 1916 से 1936 का अगर इतिहास अगर गायब भी हो जाए तब भी प्रेमचंद की रचनाओं के माध्यम से इसके आधार पर प्रामाणिक तरीकों से लिखा जा सकता है इतिहास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना प्रामाणिक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने समाज को बताया, इन्होंने समाज की जो स्थितियां थी उसको उकेरा है। ठीक है,
अब आइए देख लेते हैं अगला पॉइंट हमारा। प्रेमचंद ने तीसरा परिवर्तन उपन्यास में निहित दृष्टिकोण में किया है। इससे पहले के उपन्यास या तो आदर्शवाद में डूबे होते थे या फिर रोमांचक, जादुई और सनसनीखेज कल्पनाओं में। हिंदी उपन्यास का यथार्थवाद गहरा संबंध स्थापित नहीं हो पाया था। अब प्रेमचंद ने घोषित तौर पर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को चुना। इसके अंतर्गत वे सामाजिक समस्या को पूरे यथार्थ में प्रस्तुत करते हैं, पर अंत में आदर्शवाद का सहारा लेकर समाधान भी कर देते हैं। यह समाधान प्रियता उनके दृष्टिकोण में गांधी के हृदय परिवर्तन के विचार से प्रभावित होने के कारण पैदा हुई थी, जिसे वे अंतिम उपन्यास गोदान में ही छोड़ पाए। अब गोदान में होरी की त्रासद मृत्यु हिंदी उपन्यास की दृष्टि से शुद्ध यथार्थवाद का पहला चरण है, जिसे स्थापित करने का श्रेय प्रेमचंद को ही जाता है, प्रेमचंद जी को ही जाता है। वहीं बात करें तो उपन्यास की शिल्प संरचना में प्रेमचंद ने मुख्यतः 3 स्तरों पर परिवर्तन किए। पहला स्तर पात्रों के स्तर पर, दूसरा भाषा के स्तर पर और तीसरा घटनाओं के स्तर पर। वहीं बात करें कि पात्रों के स्तर पर किस प्रकार इन्होंने परिवर्तन किया है, तो पात्रों के स्तर पर प्रेमचंद ने पहले हिंदी में चरित्र प्रधान रचनाओं की कोई परंपरा नहीं थी। मध्यकाल में रामचरितमानस जैसे चरित्र प्रधान महाकाव्य थे, किंतु उनका संबंध जो था वो आदर्शवाद से था। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जिस प्रकार चरित्र प्रधान रचनाओं की ओर बढ़ रहे थे, वैसा ही यात्रा प्रेमचंद ने उपन्यासों में किया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कहाँ पर चरित्र प्रधान रचनाओं की ओर बढ़ रहे थे, उसी प्रकार जो है यात्रा प्रेमचंद ने उपन्यासों में भी किया। अब इसी प्रकार अगर देखा जाए कि इनमें पहले के हिंदी उपन्यास चरित्रों की दृष्टि से कमजोर थे। तिलस्मी, अय्यारी उपन्यासों के चरित्र अति प्राकृतिक थे तो जासूसी उपन्यासों के चरित्र असाधारण। उपदेशात्मक उपन्यासों में सहज मनुष्य थे जरूर, किंतु वे या तो अच्छे थे या फिर बुरे। इन कृत्रिम पात्रों की संरचना को प्रेमचंद ने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, यानी नायक क्या होता था, या तो अच्छा होता था या बुरा होता था। लेकिन अब क्या किया प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से उनमें, क्योंकि कहा कि सहज रूप से अगर देखा जाए कोई भी व्यक्ति जो है केवल अच्छा या केवल बुरा नहीं होता। ठीक है, उन दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो उन्होंने कहा कि जब इस वास्तविक जीवन में इस तरीके से घटनाएं घटित होती हैं, तो क्यों ना हम उपन्यास के माध्यम से भी किसी भी कैरेक्टर को जो है केवल अच्छा है केवल बुरा ना कहें। ठीक है, और अच्छा एवं बुरा का समन्वित रूप कहें। तो वही इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने पात्रों की भीड़ नहीं जुटाई, जितने पात्र रखे उन्हें भी महत्व के आधार पर रचना में हिस्सा दिया। उनका हर चरित्र अच्छाइयों व बुराइयों का संश्लिष्ट मिश्रण है, जैसा कि जीवन में सचमुच होता है। वे चरित्रों की विशेषताएं बताते हुए न तो मार्क्स की तरह सिर्फ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को हावी करते हैं और न ही व्यक्तिवादियों की तरह चरित्रों को सामाजिक जीवन से स्वायत्त मानते हैं। बात करें कि पात्रों का मनोवैज्ञानिक वर्णन करने में तो वे महापंडित हैं। व्यक्ति व सामूहिक मनोविज्ञान दोनों का बेहद खूबसूरत प्रयोग उनके हर उपन्यास में है। प्रेमचंद ने पात्रों को कितना अधिक महत्व दिया है, इसका आकलन इस तथ्य से हो सकता है कि वे उपन्यास की परिभाषा ही चरित्रों के माध्यम से करते हैं। कहते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार चरित्रों को लेखकीय नियंत्रण व हस्तक्षेप से मुक्त किया। इसके साथ ही में इस संदर्भ में उनका प्रसिद्ध कथन है कि मैं चरित्रों को अपने बच्चों के समान समझता हूँ व उनकी शुरुआती परवरिश करता हूँ, किंतु किसी भी पिता की तरह मैं नहीं बता सकता कि वे आगे चलकर कैसे बनेंगे। यानी पात्र जो होते हैं वो लेखक के हाथ की कठपुतली नहीं होते, बल्कि वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वह परिस्थितियों के हिसाब से ढलते हैं, वही बताया है। कुल मिलाकर प्रेमचंद ने महाकाव्य के उदात्त नायकों की परंपरा को पूरी नायकत्व प्रदान किया है, जो समाज के आम आदमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें भाषा के स्तर पर, तो प्रेमचंद से पहले उपन्यासों की भाषा सहज व साधारण नहीं थी। इसका एक कारण यह था कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली स्वयं संक्रमण काल से गुजर रही थी। दूसरा कारण यह था कि आरंभिक लेखक प्रभावपूर्ण भाषा के नाम पर कृत्रिम व लक्ष्यदार भाषा लिखने की
कोशिश करते थे। वहीं प्रेमचंद ने भाषा को आतंक का नहीं, संप्रेषण का माध्यम बनाया। आम बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने साहित्य की भाषा में रूपांतरित किया और इसके अतिरिक्त पात्रों की विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुसार उन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया। अब अगर बात किया जाए घटनाओं के स्तर पर, तो घटनाओं के स्तर पर प्रेमचंद ने न तो रोमांचक उपन्यासों की तरह घटनाओं की भीड़ को इकट्ठा किया और न ही कारण कार्य संबंध से रहित घटनाओं को स्वीकारा। उनके यहाँ घटनाएं सामाजिक स्थितियों का प्रतीक बनकर सामने आती हैं। वहीं बात करें कि उदाहरण के लिए अगर बात करते हैं, तो उदाहरण के लिए निर्मला का तोताराम से विवाह व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि पुरुष प्रधान समाज में विधवा जीवन की विडंबना का प्रतीक है। इसी प्रकार होरी की मौत सिर्फ होरी की मौत नहीं, शोषण की चक्की में पिसते हुए आम किसान के त्रासद की अंत का प्रतीक होता है, सिद्ध होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हिंदी उपन्यास की शिशु परंपरा को प्रेमचंद ने एक झटके में परिपक्वता के स्तर पर पहुंचा दिया। जो विकास सामान्य गति से संभवतः एक शताब्दी में होता, उसे उन्होंने 2 दशकों में ही पूरा कर दिया। अब ये बात करते हैं प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार। देखिए, प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कुछ अन्य उपन्यासकार भी थे जो मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटे जा सकते हैं। पहले वर्ग में वे उपन्यासकार जो प्रेमचंद से प्रभावित थे, जबकि दूसरे वर्ग के उपन्यासकार प्रेमचंद की परंपरा से भिन्न हैं। वहीं प्रेमचंद से प्रभावित रचनाकारों में विशंभर नाथ शर्मा, कौशिक, शिवपूजन सहाय तथा सियाराम शरण गुप्त आते हैं। ये उपन्यासकार सामाजिक समस्याओं पर ही लिखते थे और स्त्री व किसान इनके उपन्यासों में भी केंद्र में हैं। इनके उपन्यास के उदाहरण अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे इनके उपन्यासों का उदाहरण अगर हम बात करें तो किस तरीके से उपन्यास में उदाहरण है, उसकी अगर हम बात करें, देखिए पहला है विशंबरनाथ शर्मा का कौशिकी। विशंबरनाथ शर्मा कौशिकी का माँ और भिखारणी, ठीक है। इसके साथ साथ में शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, सियाराम शरण गुप्त का गोद अंतिम आकांक्षा और दूसरी परंपरा में जयशंकर प्रसाद तथा निराला आते हैं। प्रसाद ने अपनी कविताओं में दिखने वाला आदर्शवाद के विपरीत उपन्यासों में सामाजिक विकृतियों के नग्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पक्षों का विवेचन भी उनके यहाँ अधिक है। निराला ने किसी भी परंपरा से न बधते हुए प्रयोगशील उपन्यास रचे हैं और प्रमुख उदाहरण की अगर बात किया जाए तो जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती और निराला जी का अप्सरा, अलका और प्रभावती इसके कुछ उदाहरण है। अब बात करते हैं अगले की, यानी प्रेमचंद पश्चात युग की। देखिए, प्रेमचंद युग के बाद अगर बात करें तो भारतीय समाज की प्रकृति में तीव्र व व्यापक परिवर्तन हुए, जिसके कारण उपन्यासों की दुनिया भी तेजी से बदली। मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद ने हिंदी उपन्यास को काफी प्रभावित किया। 1947 में देश को स्वाधीनता मिली, किंतु स्वाधीनता के कुछ दिनों बाद उससे मोह भंग होने भी लगा। नागार्जुन ने तो इस तथाकथित आज़ादी पर चोट करते हुए लिखा कि कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में, ठीक है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। अब इसके साथ ही अगर बात किया जाए तो इसके साथ साथ में देश में तीव्र शहरीकरण हुआ और एक पूरी ग्रामीण पीढ़ी शहर पहुंच गई। महिलाओं ने घर से बाहर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कदम रखा और अधिकारों की मांग की, जिससे स्त्री पुरुष संबंध तेजी से बदलने लगे। कुछ और आगे चलकर मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी और उपभोक्तावादी संस्कृति देखते ही देखते मीडिया पर सवार होकर देश भर में फैल गई। इन सारे परिवर्तनों में सामाजिक संरचना जटिल होती गई और उपन्यासों के समक्ष इस जटिल यथार्थ को प्रस्तुत करने की चुनौती खड़ी हो गई। वहीं बात करें कि हिंदी उपन्यास ने इन सभी परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में समाज के जीवंत चित्र प्रस्तुत किए, जिन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग हमारा होगा मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के हम कुछ उदाहरण यहाँ पे देखेंगे।
तो आइए देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के कुछ उदाहरण अपने देख लेते हैं। देखिए, फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित प्रेमचंदोत्तर उपन्यास धारा को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। मनोविज्ञान का प्रयोग यूं तो प्रेमचंद ने भी किया था, किंतु उसके बाद मनोविज्ञान के तकनीकी पक्ष का महत्व बढ़ा और उसमें साहित्य को प्रभावित किया। ठीक है। और 20वीं सदी की शुरुआत में सिगमंड फ्रॉयड ने थॉमस एडलर तथा कार्ल युंग के साथ मिलकर सिगमंड फ्रॉयड ने, ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने थॉमस एडलर और कार्ल युंग के साथ मिलकर मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत किया, जिसने सारी दुनिया को वैचारिक तौर पर प्रभावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की यथार्थ की पहचान उसके चेतन मन से नहीं बल्कि अचेतन व अवचेतन से होती है। व्यक्ति की सबसे मूल प्रवृत्ति लिबिडो अर्थात काम चेतना, जिससे व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषणवाद के समर्थकों ने जीवेच्छा, इडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि इत्यादि सिद्धांतों का प्रयोग भी किया। वहीं बात करें तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास मुख्यतः इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर रचे गए हैं। वे व्यक्ति के मन की तहों में झांककर प्रचलित नैतिक सिद्धांतों की समीक्षा करते हैं। वहीं इन उपन्यासों में जो विशेष तत्व देखने को मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, देखिए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनमें घटनाएं बेहद विरल होती हैं, मतलब बहुत कम होती हैं, क्योंकि इसमें घटनाओं से ज़्यादा महत्व चिंतन, मनन, मंथन और विश्लेषण का है। उदाहरण के लिए शेखर एक जीवनी में घटनाओं की संख्या बेहद कम है, जबकि विश्लेषण के कई पृष्ठों तक फैला हुआ है। इनमें पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित होती है, किंतु पात्र के आंतरिक व्यक्तित्व का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी तरीके से होता है। वहीं इनमें बहिर्जगत के स्थान पर अंतर्जगत कथा वस्तु के केंद्र में स्थापित होती है, यानी अंतर्जगत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें भाषा अत्यंत प्रतीकात्मक हो जाती है, क्योंकि सीधी सपाट भाषा में मन की गहराइयों को व्यक्त करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो त्यागपत्र की मृणाल कहती है, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। ठीक है, इन्होंने संबोधन किया है, यानी यहाँ पे अलंकारों का प्रयोग किया गया। चिड़िया का जो है वो मन है। ठीक है, तो मन को जो है चिड़िया कहा गया कि देख चिड़िया कितनी ऊपर उड़ जाती है, मैं भी इसी की तरह उड़ना चाहती हूँ। ठीक है, नहीं स्वतंत्र होनी चाहती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है, आप उसको समझ सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ अगले की, तो ये उपन्यास प्रचलित नैतिक व्यवस्था की विकृतियों को प्रदर्शित करते हैं और दावा करते हैं कि व्यक्ति के नैतिक होने का निर्णय उसके काम संबंधों के आधार पर नहीं होना चाहिए। शेखर एक जीवनी में शेखर व शशि का प्रेम ऐसी ही नैतिक वर्जनाओं को तोड़ता है। वहीं बात करें तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में विभिन्न लेखक कुछ वैविध्य के साथ नजर आते हैं। जैनेन्द्र ने फ्रॉयड को गांधी से मिला दिया है, तो अज्ञेय ने फ्रॉयड के साथ टी.एस. इलियट व डी.एच. लॉरेंस तथा सार्त्र को घुला मिला दिया है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, जो जैनेन्द्र की विचारधारा है वो फ्रॉयड और गांधी को विचारधारा की मिलीजुली रूप है। ठीक है, जबकि वहीं अज्ञेय की विचारधारा जो है वो फ्रॉयड के साथ टी.एस. इलियट व डी.एच. लॉरेंस जो है, इनकी विचारधाराओं को आपस में मिलाकर इन्होंने जितनी रचनाएं की है, ठीक है, मिला जुला के किया है। इलाचंद जोशी, डॉक्टर देवराज के यहाँ मनोविश्लेषणवाद अपने मूल रूप में दिखता है। हालांकि जोशी जी के उपन्यासों में सिद्धांत पक्ष कुछ हावी हो गया है और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। अगर बात किया जाए मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के उदाहरण अगर देखा जाए तो जैनेन्द्र का त्यागपत्र, सुनीता कल्याणी, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के उदाहरण है। अज्ञेय का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इलाचंद जोशी का जिप्सी, जहाज का पंछी, सन्यासी, इनके उदाहरण है। वहीं डॉक्टर देवराज का अजय की डायरी इसके उदाहरण है। ठीक है, हिंदी उपन्यास में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण को समझने का प्रयास किया जाए
तो हिंदी के कई उपन्यासकारों ने मनोविज्ञान का प्रयोग अपनी सामान्य बुद्धि से किया है, जबकि कुछ पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। बात करें प्रथम वर्ग के उपन्यासकारों में पहला महत्वपूर्ण नाम प्रेमचंद जी का है। उनका मन मध्यवर्गीय व्यक्ति के अंतर्मन के उद्घाटन में खूब रमा है, यानी मध्यवर्ग को उन्होंने अपने उपन्यासों में काफी अच्छे तरीके से उभारा है। इस संदर्भ में सेवा सदन के दरोगा और कृष्णचंद के मन के अंतर्द्वंद्वों और सुमन की अतृप्त कुंठित इच्छाओं, प्रेमाश्रम के ज्ञान शंकर की हीनता, ग्रंथियों आदि का चित्रण उल्लेखनीय है। आगे चलकर प्रभाकर माचवे के परंतु, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल और नरेश मेहता के डूबते मस्तूल, राजेंद्र यादव के सह और मात, मन्नू भंडारी के आपका बंटी आदि उपन्यासों में भी मनोविज्ञान का काफी प्रभाव दिखता है। वहीं बात किया जाए तो उपन्यासकारों के दूसरे वर्ग में मनोविश्लेषणवाद को अपनी रचना का मूलाधार बनाया है। ऐसे उपन्यासों को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की कोटि में रखा गया है। ऐसे उपन्यासकारों में जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, अज्ञेय तथा देवराज प्रमुख हैं। डॉक्टर देवराज प्रमुख हैं। जैनेन्द्र ने फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद को गांधीवाद के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया है तथा चरित्रों की आत्मपीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन का भाव जगाने की कोशिश की है। वहीं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रायः इन सभी उपन्यासों में काम पीड़ा का दर्शन स्वीकार किया गया है। वहीं बात किया जाए इलाचंद जोशी की, तो इलाचंद जोशी हिंदी के दूसरे प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सन्यासी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि उनके उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों के सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथि पीड़ित है। वे मानव मन में छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन करना आवश्यक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में अगला महत्वपूर्ण नाम अज्ञेय जी का है। शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की सशक्त एवं प्रौढ़ रचना है। इनमें उन्होंने आज की प्रखर वैज्ञानिक बौद्धिक चेतना के आलोक में पारंपरिक भारतीय समाज को गहराई से देखा है और उनके स्तरों पर नैतिकता की पुरानी धारणाओं को झकझोर दिया है। नदी के द्वीप अज्ञेय का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में मानव मन की बारीक परतों को खोलने में अज्ञेय को पूर्ण सफलता मिली है। ठीक है, यानी मानव के जो विश्लेषण है, मानव का जो मनोविज्ञान है, उसको जो है इन्होंने अपने उपन्यास में उकेरा है। ठीक है। डॉक्टर देवराज एक अन्य प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। पथ की खोज तथा अजय की डायरी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसी प्रकार हिंदी उपन्यास मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। कई उपन्यासकारों ने जहां एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया है, वहीं कई अन्य उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। अब आइए बात करते हैं जैनेन्द्र कुमार एज ए उपन्यासकार। जैनेन्द्र हिंदी साहित्य के विशिष्ट रचनाकार हैं। इन्होंने साहित्य में जीवन की आंतरिक गहराई को अभिव्यक्ति की। हिंदी में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ संयुक्त करने का श्रेय जैनेन्द्र को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? हिंदी में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ जोड़ने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है वो जैनेन्द्र ने किया है। वे गंभीर विचारक और समर्पित लेखक हैं और उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी तथा आलोचना आदि कई गद्य विधाओं को समृद्ध किया है। साहित्यकार के रूप में जैनेन्द्र को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके उपन्यासों के कारण प्राप्त हुई है। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ के उपन्यासकार हैं। वे प्रेमचंद की तरह समाज या व्यक्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन तथा उसे प्रभावित करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। वहीं बात करें कि उनके पात्र समाज से कम, अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर
आत्मसंघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। वहीं जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाएं विरल है, यानी कम तो हैं घटनाएं, लेकिन इसलिए चिंतन और विश्लेषण को गहरा हो जाता है। ठीक है, चिंतन और विश्लेषण इसमें काफी मात्रा में अधिक है। मन के भीतरी संरचनाओं में छिपे सत्यों को व्यक्त करने के प्रयास में उनकी भाषा भी बेहद प्रतीकात्मक हो गई है, प्रतीकों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन पर फ्रायड और गांधी दोनों का प्रभाव है। वे मार्क्स व फ्रायड को मिलाने की बात भी कहते हैं। उनके चिंतन में मार्क्स के प्रति प्रायः उपेक्षा है। उन्होंने परख और सुनीता, मार्क्सवाद को ये डिनाई करते हैं। परख और सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, दर्शा तथा अनाम स्वामी उपन्यासों की रचना की। इनमें से परख, सुनीता तथा त्यागपत्र उनके सर्वाधिक सशक्त उपन्यास माने जाते हैं। जैनेंद्र के उपन्यासों का परिचय अगर बात किया जाए तो जैनेंद्र के उपन्यासों का महत्वपूर्ण परिचय हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जैनेंद्र के उपन्यासों की अगर बात किया जाए यहाँ पे प्रमुख उपन्यास, पहला उपन्यास है परख। परख जैनेंद्र का पहला उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में कुल 4 पात्र हैं, सत्यधन, कट्टो, गरिमा तथा बिहारी। सत्यधन एक शिक्षित किंतु शांति प्रिय, आडंबरहीन जीवन में विश्वास करने वाला आदर्शवादी युवक है। कौन? सत्यधन। वह अपनी जमींदारी के एक गांव में आकर रहने लगता है। कट्टो उसी गांव की एक विधवा लड़की है और वह पढ़ने के लिए सत्यधन के पास आ जाया करती है। दोनों के बीच प्रेम विकसित होने लगता है और बिहारी सत्यधन का मित्र है। गरिमा बिहारी की बहन है। बिहारी के पिता गरिमा का विवाह सत्यधन से करना चाहते हैं। थोड़ा सा देखिए, रीजनिंग का यह क्वेश्चन लगने लगा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या है? सत्यधन एक युवक है जो कि क्या है, एक जमींदार के गांव में आकर रहने लगता है। ये आदर्शवादी युवक है। ठीक। कट्टो क्या है, इससे आके पढ़ती है, कोचिंग क्लासेस करती है और इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध जो है विकसित हो जाता है। अब बिहारी जो है ये सत्यधन का मित्र है। ठीक है, सत्यधन का बिहारी मित्र है। गरिमा जो है ये बिहारी की बहन है। ठीक है, गरिमा अलग कैरेक्टर है। ठीक है, गरिमा किसकी बहन है? बिहारी की। बिहारी किसका दोस्त है? सत्यधन का। सत्यधन की किसके साथ चक्कर चल रहा है? कट्टो के साथ। ठीक है, तो सत्यधन के प्रति कट्टो की प्रीति गहरी है। प्रीति मतलब प्रेम, गहरी है। तो बुद्धि से प्रेरित होकर सत्यधन गरिमा से विवाह कर लेता है। कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे क्या बताया गया है कि सत्यधन के प्रति कट्टो की प्रीति गहरी है, बुद्धि से प्रेरित होकर, यानी बुद्धि से प्रभावित होकर जो है सत्यधन जो है वो गरिमा से विवाह कर लेता है। गरिमा किसकी बहन है? बिहारी की। और वहीं बिहारी क्या करता है? बिहारी कट्टो से विवाह कर लेता है। अब कट्टो बिहारी में वही सात्विकता और आत्मिक गहराई पाती है। क्या बताया गया है इसमें? कट्टो जो है बिहारी में वही सात्विकता और आत्मिक गहराई पाती है जो उसमें है, इसलिए वह उसके साथ एकात्म हो जाती है। दोनों का संबंध दैहिक से ऊपर उठकर आत्मिक हो जाता है। बिहारी के पिता अपनी संपत्ति उसके नाम छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। सत्यधन किराए का एक छोटा सा मकान लेकर अलग रहने लगता है। अब कट्टो उससे घर लौटने चलने का आग्रह करती है और 40,000 के नोट उसे सौंप देती है। कट्टो का त्याग देखकर सत्यधन अपनी हीनता से विचलित हो जाता है और आत्मिक संबंध में बंधे हुए कट्टो और बिहारी अलग अलग रहने लगते हैं। कट्टो अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने का काम करने लगती है और बिहारी सामान्य कृषक का जीवन व्यतीत करने लगता है। किसी दूसरे गांव में चला जाता है और इस कथा के माध्यम से लेखक अपने प्रेम के दर्शन को प्रतिष्ठित करना चाहता है। लेखक के अनुसार प्रेम आत्मदान है, अहम का विसर्जन है। बिहारी और कट्टो के माध्यम से लेखक ने इसी अहम के विसर्जन का दर्शन को प्रतिष्ठित किया है। अहम मतलब अहंकार। ठीक है, तो प्रेम में अहम नहीं होना चाहिए, प्रेम जो है अहम का विसर्जन मात्र है। वही बात करते हैं सुनीता की, अगला उपन्यास। सुनीता 1935 में जैनेंद्र के दूसरे उपन्यास सुनीता का प्रकाशन हुआ था 1935 में। इसके 3 प्रमुख पात्र हैं, सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। सुनीता श्रीकांत की पत्नी है।
सुनीता क्या है? श्रीकांत की पत्नी है। वहीं हरिप्रसन्न श्रीकांत का मित्र है। दिल्ली में भेंट होने पर श्रीकांत हरिप्रसन्न को घर ले आता है। हरिप्रसन्न और सुनीता का परिचय होता है। श्रीकांत की प्रेरणा से सुनीता हरिप्रसन्न को संतुष्ट रखने का हर संभव प्रयत्न करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कैरेक्टर है, सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न। श्रीकांत और हरिप्रसन्न आपस में मित्र हैं और श्रीकांत की पत्नी कौन है? श्रीकांत की पत्नी सुनीता है। हरिप्रसन्न जो है, श्रीकांत जो है हरिप्रसन्न को अपने घर ले आता है और उसको खुश रखने के लिए सुनीता हर प्रयत्न करती है, संतुष्ट रखने का हर प्रयत्न करती है। श्रीकांत की अनुपस्थिति में हरिप्रसन्न जो है वो सुनीता को अर्धरात्रि में क्रांतिकारी युवकों का नेतृत्व करने के लिए निर्जन जंगल में ले जाता है। वहां पता चलता है कि पुलिस को सूचना हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की बैठक नहीं होगी। अब हरिप्रसन्न सुनीता को पा लेना चाहता है, हासिल कर लेना चाहता है। सुनीता निरावरण यानी बिना वस्त्र के हो जाती है और हरिप्रसन्न लज्जित हो जाता है। कुछ समय बाद श्रीकांत घर लौट आता है और सत्या सुनीता के न होने की बात जानती है। सत्या जो है वो सुनीता के न होने की बात जानता है। वह श्रीकांत को रोक कर रखना चाहती है, किंतु श्रीकांत यह पता लगा लेता है कि उसका घर जो है वो बंद है। दूसरे दिन श्रीकांत और सुनीता नए अनुराग यानी प्रेम का अनुभव करते हैं। अनुभव करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। लेखक ने इस उपन्यास की कथा अपने काम और प्रेम के दर्शन की चरितार्थता के लिए कल्पित की है। वहीं हरिप्रसन्न काम कुंठा से ग्रस्त है। क्रांति के नाम पर वह अपनी हिंसा वृत्ति को तुष्ट करता है। यह हिंसा वृत्ति उसकी आत्मरति का ही परिणाम है। ध्यान से समझिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया कि जंगल में ले जाता है, इसके बाद क्या हो गया कि हरिप्रसन्न को अपने किए पर पछतावा होता है और उसका जो है दोस्त सत्या था, उसको ये चीज़ें जो है पता हो चल जाती है। ठीक है, अब श्रीकांत यह पता लगा लेता है कि उसका घर बंद है, यानी किसका घर बंद है? इसके दोस्त का, हरिप्रसन्न का। ठीक, दूसरे दिन श्रीकांत और सुनीता नए अनुराग का अनुभव करते हैं। जो श्रीकांत है और सुनीता है आपस में मिल जाते हैं और नए अनुराग मतलब दूसरे प्रेम का, ठीक है, चीज़ें अवॉइड करके आगे बढ़ते हैं। लेखक इस उपन्यास में अपने कथा काम और प्रेम के दर्शन को चरितार्थ करने के लिए कल्पित की है। हरिप्रसन्न काम और कुंठा से ग्रस्त है। जो हरिप्रसन्न है वो काम और कुंठा से ग्रस्त बताया गया है और क्रांति के नाम पर वह अपनी हिंसा वृत्ति को तुष्ट करता है। यह हिंसा वृत्ति उसकी आत्मरति का ही परिणाम है। सुनीता के आत्मदान से वह काम कुंठा से मुक्त होता है और बताया गया है कि जब वो अपने काम कुंठा से मुक्त होता है और इस प्रकार जैनेन्द्र काम कुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सिक्त कर अहिंसक बना देते हैं। अब बात करते हैं अगला जो उपन्यास है त्यागपत्र की। त्यागपत्र जैनेन्द्र का तीसरा उपन्यास है, 1937 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा वर्णित है। मृणाल भाई के संरक्षण में बड़ी होती है। मृणाल की भाभी का उसके प्रति व्यवहार कठोर है। प्रमोद मृणाल का भतीजा है। प्रमोद मतलब प्रमोद किसका बेटा हुआ था फिर? प्रमोद किसका बेटा हुआ? ध्यान से समझिएगा। मृणाल अभिशप्त जीवन की कथा वर्णित है। मृणाल जो है ये इसका भाई है। मृणाल के भाई संरक्षण में अपनी मृणाल जो है वो अपने भाई के संरक्षण में पली बढ़ी है। ठीक है, मृणाल के भाई का मृणाल के भाई की बहन का बेटा कौन है? प्रमोद है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि भाभी उसके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, कठोर है। अब प्रमोद मृणाल का भतीजा है जिससे वह स्नेह करती है। प्रमोद जो है मृणाल का भतीजा है जिसे वह स्नेह करती है। विद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान मृणाल को अपनी एक सहेली शीला के भाई से प्रेम हो जाता है। अब देखिए क्या बताया गया है, मृणाल की कहानी क्या बताया गया है कि विद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान मृणाल को अपनी एक सहेली शीला के भाई से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम संबंध का खुलासा होने पर भाभी उसे बुरी तरह पीटती है। मृणाल का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है और पति के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा रखते हुए मृणाल अपने पूर्व प्रेम संबंध को प्रकट कर देती है, नहीं बता देती है कि वो पहले प्रेम करती थी किसी से। उसका पति उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद कोयला का एक व्यापारी उस पर अनुरक्त हो जाता है, यानी मोहित हो जाता है और उसे भगा ले जाता है। वासना की पूर्ति हो जाने के बाद मृणाल को छोड़ देता है। अब मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है जो 10 महीने के भीतर ही मर जाती है। मृणाल अंततः समाज के निम्नतम स्तर के लोगों के बीच पहुंच जाती है और
घातक बीमारी से पीड़ित होकर यंत्रणामय जीवन व्यतीत करती है। प्रमोद उसे लेने जाता है, लेकिन वह लौटने से मना कर देती है। कई वर्षों तक पीड़ा और व्यथा सहने के बाद मृणाल की मृत्यु हो जाती है। प्रमोद को इतना गहरा आघात लगता है कि वह जज के पद से त्यागपत्र देकर विरक्त हो जाता है। इस उपन्यास को जैनेंद्र का एक सशक्त उपन्यास माना गया है। इसमें मृणाल असहाय व्यथा झेलकर सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करती है। वह विद्रोह नहीं करती, बल्कि स्वयं का बलिदान देती है। अपनी शहादत से वह अहिंसा और प्रेम को चरितार्थ करते हुए पुरुष पुरुष स्वामित्व के औचित्य को चुनौती देती है। इस उपन्यास में जैनेंद्र ने नारी के आत्मदान में ही उसकी मुक्ति के दर्शन का प्रतिपादन किया है। अब आइए बात करते हैं कल्याणी की। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि इसमें आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किए जाने पर भी कथा कहने वाला व्यक्ति उपन्यास का प्रमुख पात्र नहीं है। इस उपन्यास में प्रारंभ से अंत तक श्री और श्रीमती असरानी की कथा चलती है। दोनों डॉक्टर हैं और श्रीमती असरानी का नाम कल्याणी है, जिनका नाम पर ही उपन्यास का नामकरण हुआ है। गृहस्थी की आर्थिक गति श्रीमती असरानी के परिश्रम पर निर्भर करती है। श्रीमती असरानी ने स्वतंत्र जीवन का स्वाद ले रखा है, किंतु वैवाहिक बंधन में बंधकर उसकी मर्यादा में ही चलने का प्रयत्न करती हैं। पुराने संस्कारों के श्री असरानी संकालु है और अपनी पत्नी के चरित्र पर वे संदेह करते हैं। वे चाहते हैं कि वह गृहिणी बने, किंतु दूसरी ओर इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इन चीज़ों के पारस्परिक संघर्ष को इस उपन्यास में उघारा गया है। यानी चाहते क्या है कि पत्नी जो है, दोनों डॉक्टर हैं, अब ये क्या चाहते हैं कि पत्नी गृहिणी बने, लेकिन पत्नी गृहिणी बनेगी तो घर की आर्थिक स्थिति कैसे चलेगी। तो इन दोनों के बीच में संघर्षों को जो है दिखाया गया है। बेसिकली मानसिकता को दर्शाया गया, किस तरीके से जो पुरुषवादी मानसिकता को यहाँ पे दर्शाने के प्रयास किया गया है। तो अगला जो है बात करते हैं सुखदा। सुखदा एक आत्मचरितात्मक उपन्यास है, जिसकी नायिका सुखदा ने स्वयं अपनी कहानी लिखी है। अपनी भावुकता, महत्वाकांक्षा, पारिवारिक स्थिति से असंतोष एवं अंतर की उत्कट प्रेरणा के कारण विवाहित सुखदा बाहर सार्वजनिक आंदोलन की ओर आकृष्ट होती है और इसी क्रम में वह क्रांतिकारी दल के एक अन्य सदस्य लाल साहब के प्रति आकर्षित होती है। लाल की परिस्थितिवश मृत्यु हो जाती है और नई परिस्थिति में सुखदा और उसके प्रति कांत का साथ रहना दोनों के लिए किंचित असमंजस्यपूर्ण हो जाता है। सुखदा मां के घर चली जाती है और बाद में क्षय रोग से ग्रस्त होकर पहाड़ पर अस्पताल में पड़ी हुई 35 वर्ष की इस युवती ने अपने ही हाथों अपने सोने जैसे गृहस्थी के उजड़ जाने पर पश्चाताप सा करते हुए अपनी कहानी लिखी है। अगला है कहानी विवर्त। विवर्त की बात अगर हम करें तो विवर्त जो है वो उपन्यास की समस्या सुनीता से मिलती जुलती है, किंतु इस उपन्यास में सुनीता के विपरीत समस्या पर उतना आग्रह नहीं है जितना मनोग्रंथि पर। अपनी प्रेमिका मोहिनी का दूसरे पुरुष नरेश से विवाह कर लेने पर नायक जितेन के मन में बड़ी प्रबल ग्रंथि पड़ जाती है। वह अपराध की राह पर चल पड़ता है। अपराध उसका स्वभाव नहीं है, मानो कहीं दबाव है, ग्रंथि है, विवर्त है, जिसके कारण स्वभाव विभाव को अपना उठा है। विवर्त के अंत में विभाव का समन होता है और नायक जितेन के चित्त का यह परिष्कार कथा की भुवन मोहिनी के असंदिग्ध पर मर्यादाशील स्नेह के प्रभाव से ही निष्पन्न होता है। अब अगला कहानी हमारी है जो है व्यतीत। ठीक है, तो व्यतीत को हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, व्यतीत जो है एक आत्मचरितात्मक उपन्यास है। इसमें जो है नायक जयंत ने जो प्रेम में असफल होने पर जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकता रहा, अपने व्यतीत जीवन की कथा लिखी है। इस उपन्यास में प्रेम को एक बहुत ही ऊंचे धरातल पर रखकर उसे निर्वाह का प्रयत्न किया गया है और पात्रों में अपना व्यक्तित्व तो है, किंतु अधिकांश परिस्थितियां मिथ्या है। नायक जयंत नितांत निष्क्रिय एवं अव्यवहारिक पात्र होने के कारण
हमारी सहानुभूति का आधिकारिक नहीं बन पाता। अगली कहानी है जयवर्धन की। देखिए, जयवर्धन जो है उपन्यास में व्यक्ति की मानवीय निजता और शासक की सामाजिकता के बीच का द्वंद्व की अभिव्यक्ति हुई है। जयवर्धन एक ऐसा शासक है जो सत्ता को ऊंचे मानवीय मूल्य से जोड़ना चाहता है। वह एक जटिल और वर्तुल चरित्र है। ऐसे चरित्र को राजनीतिक परिवेश के बीच स्थित कर रचनाकार ने व्यक्ति और समाज, राष्ट्र और मानवता, सत्ता की क्रूर शक्ति और शासक की मूल्यवादी दृष्टि तथा संवेदना, धर्म और शासन, रूढ़ियों और स्वच्छंद मानवीय आचरणों के तनावपूर्ण संबंधों को चित्रित किया है। हालांकि ये काफ़ी कठिन सेंटेंस है, और ये काफ़ी सेंटेंस को जो है इन्होंने बहुत बड़ी बात को छोटी में जो है करा है। एक बार मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ, एक इसको आज जो है समझ में आ जाएगा। जयवर्धन जो है उपन्यास में व्यक्ति का मानवीय निजता और शासक की सामाजिकता के बीच की द्वंद्व की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, जयवर्धन उपन्यास में क्या है कि व्यक्ति की मानवीय निजता और शासक की सामाजिकता के बीच में जो है वो द्वंद्व हुआ है, दिखाई पड़ता है। जयवर्धन एक ऐसा शासक है जो सत्ता के ऊंचे मानवीय मूल्य को जोड़ना चाहता है। जयवर्धन एक शासक है जो सत्ता के ऊंचे मानवीय जो मूल्य होते हैं उनको आपस में जोड़ना चाहता है, और एक जटिल और वर्तुल चरित्र है। ऐसे चरित्र को राजनीतिक परिवेश के बीच स्थित कर रचनाकार ने व्यक्ति और समाज, यानी राजनीति में इसको स्थिर रखकर इसके माध्यम से जो है व्यक्ति और समाज, राष्ट्र और मानवता, सत्ता की क्रूर शक्ति और शासक की मूल्यवादी दृष्टि तथा संवेदना, धर्म और शासन, रूढ़ियों और स्वच्छंद, ये जो है आपस में कोलैबोरेशन, ठीक है, इनके माध्यम में जो है तनावपूर्ण संबंधों को चित्रित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लिया। आइए देख लेते हैं मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध की अगर हम बात यहाँ पे करें, देखिए मुक्तिबोध जो है वो क्राइसिस का उपन्यास है। यह क्राइसिस इस उपन्यास के केंद्रीय चरित्र सहाय का है। श्री सहाय का समस्त मानसिक धरातल भिन्न किस्म का है, जो राजनेता होते हुए भी राजनीति के दंड फंद में कतराते हैं। वस्तुतः श्री सहाय केवल निर्द्वंद्व राजनीति पटु नहीं है, वे एक अच्छे मनुष्य भी हैं जो राजनीति के पतन पर चिंतित और व्यथित है। जीवन की सार्थकता और निस्वार्थता के विचार से विंध्य हैं तथा मृत्यु भोग पर दार्शनिक चिंतन करते हैं। उनका यह व्यक्तित्व क्राइसिस की नींव रखता है। जैनेन्द्र ने श्री सहाय के व्यक्तित्व के इन सभी संदर्भों का अत्यंत संकेतपूर्ण परंतु मूर्त रूप में अंकन कर दुविधा के अनुभव को विविधता, विस्तार और गहनता में चित्रित किया है। वहीं मुक्तिबोध उपन्यास आकार में छोटा होते हुए भी बृहत्तर जीवन के अनेक आयामी संदर्भों की ओर सशक्त संकेत करता है। अनंतर की कहानी बात करें तो अनंतर क्या है? अनंतर जो है जैनेन्द्र कुमार ने अपने इस उपन्यास में आधुनिक समाज के नए उभरते हुए रूप की पृष्ठभूमि में गरीबी और भूख से अभिशाप का चित्रण किया है। अनाम स्वामी क्या है? तो इस उपन्यास में लेखक का उद्देश्य मानव जाति को धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त करना, और इस उपन्यास की नायिका उदिता का मानना है कि विकास प्राप्त समाज उस आवश्यकता से, अर्थात पिता के नाम के साथ माता की स्वीकार्यता, मुक्ति पा निकला है। उन्नति और प्रगति की ओर की इतनी चुनौतियां हैं कि अब माँ बनना तरुणी के लिए आवश्यक नहीं है। अंत में लेखक ने उदिता को अमेरिका के तीसरे प्रेम के बाद विवाह स्वीकार करके सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करते हुए दिखाया है। आइए दर्शाक की बात करते हैं। तो दर्शाक जो है इस उपन्यास में समकालीन भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध मानवीय की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न जैनेन्द्र ने किया है। यानी जो पश्चिम में भोगवादी संस्कृति है उसके विरुद्ध जो है मानवीय की प्रतिष्ठा, यानी मानव की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न जैनेन्द्र ने किया है। इसमें विवाह संबंध के टूटने पर स्त्री को वैसा जीवन के व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। वहीं संबंध टूटने के कारण पैसा है। अर्थ की प्रधानता होने पर सहज मानवीयता का ह्रास होता है और स्त्री भी वस्तु बन जाती है। इस अमानवीय स्थिति के प्रतिकार में इस उपन्यास में जैनेन्द्र पूंजीवाद से उत्पन्न भोगवादी संस्कृति पर प्रहार करते हुए यांत्रिकता के ऊपर मानवीयता
और पैसे की जगह प्यार को प्रतिष्ठित करते हैं। किंतु ऐसा जैनेंद्र ने कथा के स्तर पर कम और चिंतन के स्तर पर अधिक किया है। अब बात करते हैं तपोभूमि की। तपोभूमि यह परख के उपरांत प्रकाशित जैनेंद्र की ऋषभ चरण जैन की सम्मिलित औपन्यासिक कृति है। अलग अलग 4 व्यक्तियों नवीन, धरणी, सतीश तथा शशि ने अपनी अपनी जीवन कहानी कहकर इसे उपन्यास बना दिया है। नवीन और धरणी की कहानी जैनेंद्र द्वारा रचित है, जिसने पुस्तक के 2/3 पृष्ठ घेर लिए हैं। परख की तरह आत्मविश्लेषण और आत्मनिवेदन ही तपोभूमि की कसौटी है। नवीन, धरणी, शशि तीनों में पर के लिए स्व का बलिदान ही अधिक लक्षित होता है। हम यहाँ पे जैनेंद्र के लेखन शैली की बात करेंगे। इसके बाद जो है पात्र योजना की, जैनेंद्र के नारी पात्र की बात करेंगे। प्रमुख नारी पात्रों को हम यहाँ पे देखेंगे, प्रयास करेंगे। इसके बाद सुनीता मेड़ाल की बात, यहाँ के आस्था विश्वास, मार्क्सवादी समाजवादी प्रगतिवाद उपन्यास। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एंड कर देंगे। चलिए ठीक है, जैनेंद्र की लेखन शैली के यहाँ पे बात किया गया है। देखिए, बात की जाए जैनेंद्र की लेखन शैली तथा शिल्पगत प्रयोग की बात किया जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैनेंद्र को मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषणात्मक औपन्यासिक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अनुरूप ही उनकी लेखन शैली में कथावस्तु, पात्र योजना, भाषा इत्यादि धरातलों पर नवीन शिल्पगत प्रयोग दिखाई देते हैं। उनके उपन्यास शिल्प को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है कथानक योजना। देखिए, जैनेंद्र के उपन्यासों का कथानक वर्णनात्मक एवं घटनाओं की श्रृंखलाबद्धता पर आधारित नहीं, बल्कि उसमें कथात्मकता की सूक्ष्मता है तथा कथाक्रम कई स्थलों पर टूटा है। संवादों के माध्यम से ही कथा का विकास होता है और संवाद प्रायः छोटे और चुस्त हैं। व्यक्ति के अंतर जगत का चित्रण होने के कारण उनके उपन्यासों में घटनाएं विरल हैं और चिंतन और विश्लेषण गहरा है। अब कथानक के धरातल पर अगर बात किया जाए तो जैनेंद्र ने कई नवीन प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए त्यागपत्र उपन्यास में कथा के अंतिम भाग को उपन्यास के आरंभ में प्रस्तुत किया गया है, जो हिंदी उपन्यास में एक अभिनव प्रयोग है। वहीं पात्र योजना की अगर बात किया जाए तो पात्र योजना जहां तक उपन्यासों के कथ्य कथानकों में अंतः योजित करने के लिए पात्रों के चयन का प्रश्न है, तो जैनेंद्र ने विशिष्ट श्रेणी के पात्र ही चुने हैं। उनके चरित्र प्रेमचंद्र के चरित्रों की तरह वर्ग चरित्र नहीं, बल्कि मध्यवर्गीय वैयक्तिक चरित्र हैं। साथ ही उनके उपन्यासों में चरित्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। वहीं बात किया जाए तो जैनेंद्र के चरित्र योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में निश्चय ही अधिक सक्रिय सचेष्ट दिखाई देते हैं। प्रमाण के रूप में हम परख की कट्टो, सुनीता की सुनीता तथा त्यागपत्र की मृणाल आदि नारी पात्रों को देख सकते हैं। यह भी एक तथ्य है कि अपने स्वभाव और सृष्टि के आदि नियम के अनुरूप पुरुषों की तुलना में जैनेंद्र के नारी पात्रों में स्नेह सौहार्द का भाव अधिक तीखा, अधिक सजीव और कहीं कहीं तो आक्रामकता की सीमा तक हावी हो जाता है। वहीं जैनेंद्र के पात्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि उनके पात्र समाज से कम अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक और नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मसंघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। अब बात करते हैं भाषा शैली की। तो भाषा शैली की अगर बात किया जाए तो जैनेंद्र की भाषा मुख्यतः उनके चिंतन की भाषा है। जैनेंद्र सोचा हुआ नहीं लिखते, सोचते हुए लिखते, इसलिए उनके वाक्य छोटे छोटे सूत्रों जैसे प्रतीत होते हैं। विषय के स्वरूप और विचारों के स्तर भेद के अनुसार उनकी शैली में अपेक्षित परिवर्तन भी लक्षित होता है। कहीं कहीं प्रश्न करते हुए, कहीं उत्तर देते हुए, तो कहीं तर्क और युक्ति के कथन को पुष्ट करते हुए और कहीं अनुभव से आकृष्ट करते हुए आपकी विचार यात्रा चलती रहती है। जैसे विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं, वह समाज के बीच की भी है।
चाहने से भी वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यो टाले टल सकते हैं? एक के बाद दूसरा वाक्य अर्थवत्ता के गहनतर स्तर को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है और सामान्यतः जैनेन्द्र द्वारा प्रयुक्त शब्द घरेलू होते हैं, एकदम परिचित, किंतु जैसे उसमें कुछ विशेष सन्निहित रहता है। साहित्य की भाषा में जैनेन्द्र व्यंजना को महत्व देते हैं। रचनात्मक कृतियों में यह व्यंजनात्मक भाषा बहुत कुछ अनकहा छोड़ देती है। उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रतीकों का भी खूब प्रयोग किया है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से या शब्दों के प्रयोग और परिमार्जन की दृष्टि से जैनेन्द्र में एक प्रकार का उबड़ खाबड़पन अवश्य है, किंतु इसका मुख्य कारण शब्दों में सही संदर्भ एवं अर्थ भंगिमा भर देने की उत्कृष्ट इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे शब्दों को मनोकूल झुला लेते हैं। शब्द चयन के वे संबंध में उनका कोई आग्रह नहीं। उर्दू के सैकड़ों शब्द उनकी भाषा में विद्यमान है। अंग्रेजी भाषा की भी कोई कमी नहीं है। उनके एक उपन्यास अनंतर की नायिका तो प्रायः अंग्रेजी ही बोलती है। ठेठ जीवन के घरेलू शब्द भी बिना बने सवरे अपने असली ठाठ में आकर भाषा के टाट पर बैठ गए हैं। तात्पर्य अगर बात की जाए, तात्पर्य यह है कि जैनेन्द्र का सोचने का अपना ढंग है, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनकी भाषा शैली उनके अपने निजीपन का प्रतीक है। उनके गद्य में उनका चिंतन और चिंतन प्रक्रिया दोनों ही साकार हुए हैं। इस दृष्टि से समूचे हिंदी साहित्य में उनके उपन्यासों की गद्य अप्रतिम है। जैनेन्द्र के नारी पात्रों की अगर बात की जाए तो जैनेन्द्र के उपन्यासों का लक्ष्य बाह्य जगत की अभिव्यक्ति न होकर व्यक्ति के अंतर जगत का निरूपण है। अंतर्मन और भाव जगत के निरूपण करने के लिए उन्होंने मुख्यतः नारी के पात्रों का ही आश्रय लिया है। ये नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक प्रखर, जीवंत और व्यक्तित्व संपन्न है। ये व्यथा में हो या फिर यातना में कथानक के केंद्र में है। यहीं जैनेन्द्र ने प्रायः सभी प्रमुख उपन्यासों में नारियां केंद्रीय पात्र के रूप में उभरकर सामने आती हैं। त्यागपत्र में मृणाल और सुनीता में सुनीता, परख में कट्टो, सुखदा में सुखदा आदि इसके प्रमाण है। यह भी ध्यातव्य है कि नारियां प्रायः एक पुरुष की पत्नी और दूसरे पुरुष की प्रेमिका बनकर एकाएक पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती है। यदि सुनीता उपन्यास सुनीता के समान वे प्रत्यक्ष प्रेमिकाएं नहीं भी बन पाती हैं, तो भी जैनेन्द्र के प्रेयसीवाद और एतदर्श में प्रेमीवाद के अनुरूप इस प्रकार की लालसा या फिर अपने परिवेश के बाहर निकलने की लालसा उनके मन में अवश्य रहती है। वहीं बात करें तो जैनेन्द्र शारीरिक पतन को चारित्रिक पतन स्वीकार नहीं करते। इसी कारण पवित्रता से पतित होकर भी उनकी दृष्टि में उनके नारी पात्र सतीत्व के धरातल पर पतित नहीं होती। जैनेन्द्र के नारी पात्रों की एक अन्य विशेषता की अगर बात किया जाए तो जैनेन्द्र की समस्त नारी पात्रों में बुद्धि एवं हृदय का संघर्ष अनिवार्यतः दर्शाया जाता है। बुद्धि उन्हें पति एवं समाज की ओर झुकाती है और इनके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देती है, जबकि हृदय उन्हें अज्ञात के प्रति लालसामय बनाकर प्रेमी और व्यक्ति की ओर ले जाता है। अब बात करें प्रमुख नारी पात्रों की, तो कट्टो की बात करते हैं। देखिए, कट्टो जैनेन्द्र द्वारा रचित परख उपन्यास नायिका है। वह बाल विधवा है तथा सरल, भावुक, निरीह और आदर्श प्रेम का प्रतीक भी है। सत्यधन कट्टो का पड़ोसी है। कट्टो के हृदय में बचपन से ही सत्यधन के प्रति श्रद्धा और आत्मीयता का साथ है। इस श्रद्धा एवं आत्मीयता के प्रेम का भी गोपन भाव छिपा है। उसके मन ही मन सत्यधन को अपना सर्वस्व मान लिया है। दूसरी ओर सत्यधन उसे चाहकर भी नहीं चाहता। वह अपने प्रेम और जीवन की उन्नति में उलझा है और सत्यधन का विवाह बिहारी की बहन गरिमा से हो जाता है। सत्यधन का गरिमा के साथ विवाह होने की सूचना मिलने पर भी कट्टो की कोई ईर्ष्या नहीं होती। सत्यधन कट्टो का विवाह बिहारी से करना चाहता है। जब बिहारी को कट्टो का परिचय होता है तो उसके मन में कट्टो के प्रति आकर्षण भाव जन्म लेता है। कट्टो भी धीरे धीरे अपने हृदय में बिहारी को सत्यधन के समकक्ष स्थान देती है। वही बात करें तो जैनेन्द्र ने कट्टो को आत्मा का रूप मानकर चित्रित किया है। आत्मा के शुद्ध सात्विक भाव होते हैं। छल, कपट, मान प्रतिष्ठा और लाभ हानि का वहां कोई मूल्य नहीं है।
कट्टो इसी भाव का निर्वाह करती है। अपने जीवन का बलिदान करते हुए वह बिहारी के साथ वैंधव यज्ञ रचाती है, और यह वैंधव यज्ञ है जिसमें वह एक आत्मा और दूसरी आत्मा से मिलन होता है। इस मिलन में शारीरिक संबंधों का कोई मूल्य नहीं होता। संसार की भलाई के लिए बिहारी और कट्टो अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। वही बात करें तो समग्रतः परख उपन्यास में जैनेन्द्र ने कट्टो के रूप में मानवीय गुणों की उत्कृष्टता में ही चित्रित किया है। अब बात करते हैं सुनीता की। देखिए, सुनीता क्या है? सुनीता उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। सुनीता सुंदर और शिक्षित गृहस्थ नारी है। सुनीता में भाव, प्रवणता, त्याग की अनुपम प्रवृत्ति और आदर्शवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। उसका पति श्रीकांत और उसके सौंदर्य पर मोहित है। फिर भी सुनीता और श्रीकांत एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। श्रीकांत हरिप्रसन्न के माध्यम से घर में ताजी वायु लाना चाहता है। वह सोचता है कि इससे सुनीता के मन में गांठें खुलेंगी और वह गृहस्थी की एक रास्ता को भंग कर सकेगा। सुनीता सदैव गृहिणी ही रही। घर की सीमाओं के परे वह कुछ नहीं जानती। मर्यादाओं से बंधे रहने के कारण उसके मन में ऐसे लोगों के लिए एक प्रकार का आकर्षण है जिसमें कुछ असाधारणता हो, जो किसी लक्ष्य के लिए घर द्वार छोड़कर भटक रहे हो। अपने प्रति से हरिप्रसन्न की बार बार चर्चा सुनकर रहस्यमय व्यक्तित्व के प्रति वह उत्सुक होती है और उसे सामने देख उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। हरिप्रसन्न काम अनुभव से वंचित है और वह सुनीता को पाना चाहता है। अवसर मिलने पर जो है सुनीता स्वयं को हरिप्रसन्न के सम्मुख निरावरण कर देती है, किंतु हरिप्रसन्न इस देह दान को स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी ओर श्रीकांत के मन में यह जानकर भी कि सुनीता रात भर हरिप्रसन्न के साथ घर से बाहर रही है, क्रोध, हिंसा या ईर्ष्या का कोई भाव नहीं आता, बल्कि वह सुनीता की सहज दान और साहसपूर्ण कदम पर प्रसन्न ही होता है। पति और प्रेमी को लेकर सुनीता का अन्य संघर्ष जो है वो अत्यंत मार्मिक है। अंतः संघर्ष पति के प्रति उसका निश्चल प्रेम उसके व्यक्तित्व का उदात्त पक्ष है। ईश्वर में विवाह में और पति में उसकी पूर्ण आस्था है, किंतु दूसरी ओर अपने प्रेमी के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए वह उसकी काम कुंठाओं को मिटाने के लिए अपना निरावरण शरीर भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। अब सुनीता के चरित्र निर्माण में फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उसके चरित्र में दमन, विस्थापन, उदात्तीकरण और आदि बचाव तंत्रों के बहुत स्पष्ट संकेत मिलते हैं। अब कुल मिलाकर सुनीता का चरित्र दुरूह सा बन गया है, किंतु उसका आकर्षण निर्विवाद है। सुनीता में बौद्धिक पक्ष अत्यधिक प्रबल है, इसलिए वह अपनी भावनाओं, परिस्थितियों तथा व्यवस्थाओं से पीड़ित रहती है। एक तरफ अपने पति श्रीकांत के प्रति उसका कर्तव्य है, दूसरी ओर हरिप्रसन्न के प्रति उसका उत्तरदायित्व तथा तीसरी दशा हरिप्रसन्न उत्पन्न कर देता है और वह है राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य। वह इन्हीं तीनों में संघर्ष में डूबती उतरती रहती है। ये बात करते हैं अगला कैरेक्टर मृणाल की। मृणाल जो है जैनेन्द्र के उपन्यास ताकपत्र की केंद्रीय चरित्र। मृणाल हिंदी उपन्यास परंपरा के एक विशिष्ट व अविस्मरणीय चरित्र है। जैनेन्द्र के सारे चरित्रों की तरह मृणाल भी एक व्यक्तिक चरित्र है। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद ने वर्ग चरित्रों की सृष्टि की थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र ने इस संदर्भ में अपना अलग रास्ता चुना। मृणाल के चरित्र का विश्लेषण करते हुए निम्नांकित विशिष्टताएं लक्षित होती हैं। पहला है चरित्र का वक्र गति। देखिए, त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के जीवन के अनेक रूप सामने आते हैं। हम पाते हैं कि उसके चरित्र की गति अत्यंत वक्र है। वह भविष्य में किस रूप में सामने आएगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता। वह जिस नई परिस्थिति से जुड़ती है उसे संपूर्ण मन में अंगीकार करती है, परंतु परिस्थितियां उसे जुड़ने नहीं देती और जुड़ने तथा टूटने का यह क्रम अंत तक चलता रहता है। अब बात करते हैं आस्था और विश्वास की। देखिए, मृणाल के चरित्र में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह टूटने के समग्र पीड़ा को आत्मसात करती हुई नई आस्था व विश्वास के साथ नई परिस्थितियों से जुड़ती चली जाती है। वहीं व्यक्ति चेतना अहम की बात करें तो मृणाल के चरित्र में व्यक्ति चेतना एवं अहम सर्वत्र दिखाई देता है। उसका अहम अनेक बार आहत होता है, परंतु वह उसे अंत तक खंडित होने से बचाती रहती है। यौन अतृप्ति और उसका उदात्तीकरण की बात करें तो मृणाल यौन अतृप्ति से भी पीड़ित है। वह कहती है, तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद यह अनिवार्य हो, दान स्त्री का धर्म है। अंत में वह यौन अतृप्ति की भावना का उदात्तीकरण करके उसे समाजोन्मुख कर देती है और उच्छिष्टों के बीच रहने लगती है।
स्वाभिमान और स्वावलंबन की बात अगर करें तो मृणाल के चरित्र में आरंभ से ही स्वाभिमान और स्वावलंबन की भाव दिखाई देता है। प्रमोद के बार बार आग्रह करने पर भी उसका स्वाभिमान उसे पिता के घर नहीं लौटने देता। पति द्वारा त्यागे जाने पर वह अपना भार स्वयं उठाती है। विद्रोह एवं स्वीकार की परस्पर विरोधी की प्रवृत्ति की बात करें तो मृणाल के चरित्र में सामाजिक विद्रोह एवं सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करके चलने की परस्पर विरोधी प्रवृत्ति भी विद्यमान है। वहीं सेवा भावना और निस्वार्थता की अगर बात करें तो मृणाल का चरित्र सेवा भावना और निस्वार्थता से युक्त है। मृणाल की निस्वार्थता और सेवा भावना उस समय अपनी सर्वोच्चता पर पहुंच जाती है जब प्रमोद उसे उच्छिष्ट वर्ग से निकालकर सभ्य समाज में ले जाना चाहता है, पर मृणाल अपने कर्तव्य के समक्ष समस्त सुख सुविधाओं को तुच्छ समझती है। स्वतंत्रता को मृणाल चाह की तरह चाहती है। इसी चाह के चलते उसने किशोर अवस्था में अपने भतीजे से कहा था कि वह चिड़िया बनना चाहता है। इस प्रकार मृणाल हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण वैयक्तिक चरित्र है। वह एक संघर्षशील चरित्र है जो भारतीय समाज व्यवस्था की संस्थानिकता से टकराते हुए अपना रास्ता स्वयं ढूंढने का प्रयास करती है। हिंदी उपन्यास में स्त्री कांक्षा की आरंभिक ध्वनि जिन चरित्रों में सुनाई पड़ती है उनमें से एक चरित्र मृणाल भी है। इस तरीके से हमारा समाप्त होता है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मार्क्सवादी, समाजवादी एवं प्रगतिशील उपन्यास। इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप स्टे विद अस। हमारा अगला वीडियो हिंदी साहित्य का जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।